पिछली वीडियो में हमने प्रोटीन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में मैं प्रोटीन से ही रिलेटेड कुछ अन्य जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करूंगी। और इसके अलावा इस जो वीडियो के लास्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन का जो पाचन होता है वह जिस प्रकार से जो कार्बोज है उसका पाचन, तो कार्बोज का जो एक भाग होता है स्टार्च, स्टार्च का पाचन जो है मुंह की टाइलिंग जो एंजाइम है उसके द्वारा काफी हद तक हो जाता है। परंतु जो प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर ऐसा नहीं है। प्रोटीन में जो है लार में जो टाइलिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन पर क्रिया नहीं करता है। इस वजह से जो हमारा मुंह होता है उसके अंदर प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। इसके बाद भोजन जो है आहार नाल में यानी एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है। यहाँ पर जो भोजन का पाचन है वो 3 भागों में होता है, जैसे कि स्टमक है, अमाशय, पक्वाशय, शीर्षांग। इन 3 स्थानों पर जो है भोजन का पाचन होता है और ये किस तरह से होता है देख लेते हैं। स्टमक यानी अमाशय जो है, स्टमक यानी अमाशय जो होता है उसके द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है। जठर रस जो होता है आहार यानी भोजन के साथ मिल जाता है और उसका पाचन करता है। और जो जठर रस है, जो जठर रस होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। उसमें जो मतलब एसिड और जल की मात्रा होती है इस प्रकार से होती है। जल जो है 90% होता है और HCl 0.5% होता है। HCl जो होता है रेनिन पर के साथ मिलकर दूध पर क्रिया करता है और वो दूध को दही में चेंज कर देता है। इसके बाद में रेनिन है, रेनिन फिर से दूध के कैसिनोजन पर क्रिया करता है और इससे ठोस कैसिन यानी कैल्शियम पैराक्सिनेट का निर्माण होता है। अब यहाँ पर भोजन जो है अमाशय की भित्ति में पहुंचता है और अमाशय की जो भित्ति है वहां पर पाचन के समय क्रमानुकुंचन प्रक्रिया होती है। उसके द्वारा जो है भोजन और भोजन के अंदर जो जठर रस है वो मिल जाता है और मिला हुआ होता है और भोजन को ये पूर्णतः उसका मंथन कर देता है। भोजन का जब अच्छे से मंथन हो जाता है तो उसके बाद में भोजन बिल्कुल लुब्धि के रूप में हो जाता है और इसको कायम भी कहते हैं। अमाशय में जब भोजन कायम के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब लुब्धि के रूप में बन जाता है, उसके बाद में जो भोजन है, भोजन यानी पेप्टोन और प्रोटीआज जो है वो पक्वाशय में पहुंचते हैं। वो क्रमानुकुंचन गति के द्वारा होता है और क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जब भोजन का पाचन होता है, मतलब आंतों का क्रमानुकुंचन चलता रहता है, मतलब उनका प्रसारण होता है और सिकुड़ती रहती है। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, भोजन के अंदर जठर रस मिला हुआ होता है और ये जठर रस जो होता है उसका पूरी जठर रस और भोजन इन दोनों का पूरी अच्छी तरह से मंथन हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अमाशय के अंदर जब भोजन में HCl मिल जाता है तो HCl जो है भोजन को पूरी तरह से कीटाणु और जीवाणु मुक्त कर देता है। उसके बाद में फिर जो भोजन है, भोजन अमाशय की भित्ति में पहुंच के क्रमानुकुंचन गति होती है और उसके द्वारा भोजन जठर रस ये दोनों आपस में मिले हुए होते हैं और उनका फिर मंथन होता है पूरी तरह से और वो एक लुब्धि के रूप में बन जाते हैं। जब भोजन लुब्धि के रूप में बन जाता है तो उसे काइम कहते हैं, मतलब काइम में चेंज हो जाता है। अब ये जो काइम है, यहाँ से जो काइम के रूप में जो भोजन है यानी भोजन में पेप्टोन और प्रोटीआज ये दोनों चीजें जो है पक्वाशय में पहुंचती है और यहाँ पर पक्वाशय जो है उसमें 3 एंजाइमों का स्रवण होता है। 3 एंजाइम रिलीज किए जाते हैं, जैसे कि सेक्ट्रिन, पैनक्रीमोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। फिर से देख लीजिए, पक्वाशय के द्वारा 3 एंजाइम्स रिलीज किए जाते हैं और ये एंजाइम है सेक्ट्रिन, पैनक्रीमोजाइमिन और कोलेसिस्टोकाइनिन।
इसके बाद में ये जो इन तीनों में से ये दो एंजाइम, फर्स्ट दो एंजाइम जो है सेक्रेटिन और पैनक्रीमोजाइमिन जो होते हैं, वो निकलकर यहाँ से रक्त परिसंचरण द्वारा अग्नाशय में पहुंचते हैं और अग्नाशय को उत्तेजित करते हैं। अग्नाशय यानी पैनक्रियाज को उत्तेजित करते हैं, जिससे अग्नाशय जो है अग्नाशय जूस यानी पैनक्रिएटिक जूस का स्रवण करता है। उसके बाद में पैनक्रिएटिक जूस का स्रवण होता है और इसमें ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन दो एंजाइम स्रवित होते हैं। ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों ही जो बिना बचा हुआ या अध बचा हुआ प्रोटीन है उस पर क्रिया करते हैं और उस प्रोटीन को सरल पॉलीपेप्टाइड और अमीनो वाशी के अंदर पॉलीपेप्टाइड युक्त जो भोजन होता है वो आंतों की क्रमानुकुंचन गति के कारण शेषांत्र में पहुंचता है। शेषांत्र में पक्वाशय से शेषांत्र में पहुंचता है और किस गति के द्वारा? क्रमानुकुंचन गति के द्वारा। और शेषांत्र में यहाँ पहुंचता है और यहाँ पर शेषांत्र से आर्द्र रस निकलता है और ये भोजन में मिल जाता है। भोजन पहले जैसे कि मतलब अम्लीय माध्यम था उसका, परंतु आर्द्र रस का जो माध्यम होता है वो क्षारीय माध्यम होता है। इस वजह से भोजन का माध्यम है वो भी क्षारीय हो जाता है। और आर्द्र रस के द्वारा इरेप्सिन नामक एंजाइम का स्रवण होता है और ये प्रोटीन पर क्रिया करता है और उसे जो पॉलीपेप्टाइड युक्त जो भोजन होता है उस पर इरेप्सिन जो है वो क्रिया करता है और उस क्रिया के फलस्वरूप जो पॉलीपेप्टाइड युक्त भोजन है वो अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। देख लेते हैं प्रोटीन का अवशोषण और मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन का जो अवशोषण होता है वो काफ़ी हद तक जो है बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय में हो जाता है। देख लेते हैं बच्चे, प्रोटीन का अवशोषण जो है छोटी आंत में होता है, परंतु काफ़ी कुछ अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत और अमाशय में हो जाता है। छोटी आंत में जो प्रोटीन का अवशोषण होता है वो 60% होता है, बड़ी आंत में 28% होता है और अमाशय में 11% होता है। अब देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है उसमें रसांकुर होते हैं हमारे शरीर में। मैंने आपको बताया था हमारे जो छोटी आंत होती है उसमें कई सारे रसांकुर होते हैं और प्रत्येक रसांकुर के अंदर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। तो रसांकुर द्वारा जो है अमीनो अम्ल अवशोषित कर लिया जाता है और उसके बाद में रक्त के माध्यम से ये यकृत में पहुंचता है, यहाँ यकृत में पहुंच जाता है। उसके बाद अमीनो अम्ल का कुछ भाग जो है प्लाज्मा में पहुंचता है, उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या उसके द्वारा संश्लेषित कर लिया जाता है। शेष प्रोटीन जो है रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर की कोशिका और उत्तकों में पहुंचता है और कोशिका और उत्तकों में शरीर की आवश्यकता अनुसार इन जो अमीनो अम्ल है उसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोटीन का हमने पाचन देख लिया, प्रोटीन का अवशोषण कहाँ होता है ये देख लिया और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है ये देख लिया है। अब देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन का जो मुख्य कार्य है वो है वृद्धि और विकास का कार्य। और प्रोटीन जो है हमारे शरीर की कई सारे जो पार्ट्स होते हैं उनका निर्माण करता है। सबसे पहले तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की एक बहुत ही छोटी इकाई जो है जिससे हमारा शरीर निर्मित होता है, कोशिका का निर्माण करता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है साइटोप्लाज्मा, जीव द्रव्य, न्यूक्लियस, अस्थियों के अंतःस्थल, त्वचा, नाखून, बाल, इन सभी का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। और इसके अलावा जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, हार्मोन्स हैं, इन सब का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। अब देख लेते हैं तंतुओं का निर्माण और मरम्मत। हमारे शरीर के अंदर लगातार कोशिकाएं बनती रहती हैं और टूटती रहती हैं। उन कोशिकाओं का टूटना और बनना ये हमारे शरीर में लगातार चलता रहता है और इसी तरह से हमारा जो शरीर है वृद्धि करता रहता है। तो जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर में मरम्मत करने का कार्य करता है और हमेशा जो हमारे शरीर में टूट फूट होती रहती है उनकी मेंटेनेंस करता रहता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं हमारे शरीर में जो आरबीसी यानी रक्त कणिकाएं होती हैं
वो 120 दिन के अंदर टूट जाती हैं और उसके बाद में जो प्रोटीन होता है वो नई आरबीसी कोशिकाओं का निर्माण करता है और इसी तरह से हमारे शरीर में लगातार रक्त यानी ब्लड का निर्माण होता रहता है। तो जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में अगर किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो ब्लड को रोकने का भी काम करता है। फाइब्रिन प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन का जाल बना देता है और उस जाल में WBC, RBC और रक्त के जो ठोस कण होते हैं वो उसमें आकर फंस जाते हैं और इस तरीके से जो ब्लड होता है वो बहना बंद हो जाता है। अगर किसी कारण से फाइब्रिन की कमी हो जाती है शरीर में तो वो रक्त जो है वो बहता रहता है और कई बार मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है फाइब्रिन प्रोटीन जो है हमारे शरीर में अगर कहीं लग जाए या किसी तरह की इंजरी हो जाए तो उसको उसमें ब्लड जो बहना शुरू हो जाता है उसको रोकने का काम करता है। इसके बाद है अम्ल व क्षार को नियमित करना। हमारे शरीर में लगातार अम्ल व क्षार का निर्माण होता रहता है, एसिड और क्षार वगैरह इनका निर्माण होता रहता है, परंतु अगर किसी कारण से अम्ल और क्षार की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन है वो अम्ल और क्षार की तरह काम करता है। अगर किसी वजह से शरीर में अम्ल की कमी है तो वो अम्ल की तरह कार्य करने लग जाता है और अगर क्षार की कमी है तो क्षार की तरह कार्य करने लग जाता है और इस तरह से जो है अम्ल और क्षार की जो मात्रा है उसे संतुलित करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोटीन बफर। हमारे शरीर में अम्ल और क्षार को बैलेंस रखने के लिए प्रोटीन जो है बफर की तरह कार्य करता है, नियंत्रण का काम भी करता है। मतलब कई जो पोषक पदार्थ हैं उनको शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाने का काम करता है, जैसे कि प्रोटीन जो है ब्लड में उपस्थित ट्रांसफर प्रोटीन जो होता है जो हमारे शरीर द्वारा अवशोषित करने के बाद अन्य भागों में पहुंचाना होता है, उस ट्रांसफर प्रोटीन को भी जो प्रोटीन है शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे लाइपोप्रोटीन जो है वसा को पहुंचाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इनको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि लगातार जो है ये एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और अब शायद पूछे भी जाते रहेंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो काम है वो है ऊर्जा प्रदान करना। जैसे वैसे तो जो प्रोटीन है उसका मुख्य कार्य निर्माणात्मक कार्य होता है, परंतु अगर किसी वजह से हम कार्बोज या वसा नहीं ले पाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन जो है वसा और कार्बोज का भी कार्य करना शुरू कर देता है और वसा और कार्बोज का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। ऐसी स्थिति में जो प्रोटीन है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने लग जाता है। तो इस तरीके से आपने प्रोटीन के कार्य देख लिए। अब कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पहला खोज की गई, प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई ये पूछा गया है और पहला जो ये है मुल्डर, एमिल, हाफिशर। तो प्रोटीन की खोज जो है मुल्डर द्वारा की गई। एमिल और हाफिशर जो थे उन्होंने ये पता लगाया था कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका केंद्रक में प्रोटीन की उपस्थिति किस रूप में होती है। मतलब कोशिका केंद्रक जो है उसमें प्रोटीन किस रूप में उपस्थित रहता है ये पूछा गया है। देख लेते हैं एम्ब्रियो, प्लाज्मा और न्यूक्लियो प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है कोशिका केंद्रक में न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व प्रोटीन को वसा और कार्बोज से भिन्न बनाता है। पूछा गया कि वसा और कार्बोज जो है उनसे कौन सा तत्व प्रोटीन को भिन्न बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन को वसा और कार्बोज से भिन्न बनाता है। प्रोटीन की सबसे छोटी या सरल इकाई पूछी गई है, तो अमीनो अम्ल या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन। तो क्या हो जाएगा इसका अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की सबसे सरलतम और छोटी इकाई है
और डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है अपनी सबसे सरलतम इकाई यानी अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। अमीनो अम्ल बंधे रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि इस बात का पता किसने लगाया था, एमिल और हाफिशर ने। और इसी क्वेश्चन में पूछा गया अमीनो अम्ल बंधे रहते हैं। अमीनो अम्ल किसके द्वारा बंधे रहते हैं, पेप्टाइड बंध और कार्बोज। तो अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध द्वारा बंधे रहते हैं और इस बात का पता एमिल फिशर और हाफिशर ने लगाया था। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक होते हैं अमीनो अम्ल, कुछ आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि अनावश्यक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से हैं। ऑप्शन में है ल्यूसीन, थायरॉक्सिन और सिनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ल्यूसीन और थायरॉक्सिन और सिनिन जो है आंशिक रूप से आवश्यक अमीनो अम्ल है। भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन का जो माध्यम है उसे अम्लीय कौन बनाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है एलिमेंट्री कैनाल से उत्पन्न जठर रस या फिर अमाशय से स्रावित HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय से स्रावित HCl। HCl जो है भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है और इस वजह से भोजन जो है सभी कीटाणु और जीवाणु से मुक्त होकर एकदम स्वच्छ हो जाता है। और एलिमेंट्री कैनाल से जो जठर रस उत्पन्न होता है वो भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। रक्त बहने पर रक्त को जमाने का कार्य कौन करता है? मैंने आपको प्रोटीन के कार्यों में बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि रक्त को जमाने का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है। तो ऑप्शन है लाइसिन, फाइब्रिन। तो इसका सही आंसर है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्रोटीन ही फाइब्रिनोजन का जाल बना देता है और इस वजह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी तथा रक्त के कुछ कोश कण उसमें फंस जाते हैं और इस वजह से हमारा जो रक्त बहता है वो बंद हो जाता है। इसके बाद 9th क्वेश्चन है प्रोटीन की गुणवत्ता को जानने के लिए चूहों पर किसने प्रयोग किए थे। तो चूहों पर किसने प्रयोग किए थे? ऑप्शन में दिया हुआ है एमिल फिशर और आसबर्ग व मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आसबर्ग और मेंडल। आसबर्ग और मेंडल ही दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहों पर अनेकों प्रयोग किए थे और एमिल फिशर वो थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि अमीनो अम्ल जो है पेप्टाइड बंध द्वारा बंधे रहते हैं। प्रोटीन की खोज की गई। प्रोटीन की खोज कब की गई थी? और ऑप्शन में देख लेते हैं 1972, 1838 और 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1838। तो इसी के साथ आज का हमारा जो समय है समाप्त होता है और हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था प्रोटीन का वो भी आज कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ और उसके कई सारे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इसी तरह से मेरे एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।